क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव विद्रोह करने वाले हैं? आरजेडी में हुई इस अप्रत्याशित उठापटक की पटकथा कहां लिखी गई? तेज प्रताप की फेसबुक पोस्ट की इनसाइड स्टोरी क्या है और ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति पर क्या असर डाल सकता है? आज के शो में इसके राजनीतिक निहितार्थों को जानने की कोशिश करेंगे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की भी होगी, जहां आज कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी रोड शो में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। लोगों ने सवाल भी पूछा कि सोफिया कुरैशी का परिवार तो ठीक है, लेकिन बीजेपी परिवार के और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का क्या हुआ? एसआईटी की रिपोर्ट आने में अभी 2 रोज का वक्त बाकी है। बात कोविड की भी हो रही है, जिसके एक्टिव मामले 1000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। कौन से वेरिएंट हैं, बढ़ने की वजह क्या है, सावधानियां क्या हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे। जायजा लेंगे भारी बारिश से जूझ रहे देश के कुछ हिस्सों का, और ये भी कि मौसम विभाग किस तरह की चेतावनी जारी कर रहा है और क्या ये केवल मानसून के जल्दी आने की बात है या हमारा भविष्य क्लाइमेट चेंज की जद में आ गया है और अब लौटने का रास्ता नहीं दिखता। जाते जाते बात ज्योति मल्होत्रा केस की भी करेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति की हिरासत बढ़ा दी गई है। देश में कुछ और इलाकों से भी भयावह अपराधों की खबरें आई हैं, उनका भी हाल जानेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by King Soybean Oil, Namaste India and American Pistachio. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। हमने सेनाओं को खुली छूट दी। हमारी सेनाओं ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को ये बातें कही। गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीयों के संस्कार का प्रतीक बताया। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जनसभा से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एक रोड शो किया। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजन भी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कर्नल कुरैशी के पिता को प्रणाम किया और फिर उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना सम्मान जताते हुए बयान दिए। जब मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी, मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता, वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो पीएम की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते नजर आए। मसलन दाहोद में इलेक्ट्रिक रेल इंजन के प्लांट का उद्घाटन। पीएम खुद एक इंजन में बैठे। इस प्लांट से बने इंजन 9000 हॉर्स पावर के होंगे और ये इंजन घरेलू और निर्यात संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। योजना कि अगले 10 साल में इस प्लांट से ऐसे 1200 इंजन बनाए जाएं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और उन्होंने प्रोजेक्ट की बारीकियां समझाई। दाहोद के बाद पीएम भुज गए, जहां उन्होंने 53,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इन सब के बीच खबर है कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
इस खबर के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए आप हमारा आर्थिक समाचारों से जुड़ा रोज का कार्यक्रम खर्चा पानी, उसका आज का अंक जरूर देखें। अब देश की अर्थव्यवस्था से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस खबर ने चिंताएं बढ़ाई हैं। देश में फिलहाल 1009 एक्टिव कोविड मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक हफ्ते पहले यानी 19 मई के दिन ये संख्या 257 थी। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया है। आपको स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों में पुष्ट मामलों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गोवा में भी पुष्टि हुई है इन मामलों की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई से अब तक कोविड के चलते 7 मौतों की भी पुष्टि हुई है, पर ये मृतक दूसरी गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे थे, मसलन कैंसर, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियां। इंडिया टुडे से जुड़ी डाफने क्लेरेंस की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामलों में प्रमुख तौर पर 2 सब वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। पहला NB181 और दूसरा LF7। इंडियन कंसोर्टियम टू स्टडी एंड मॉनिटर कोविड-19 जीनोम यानी इंसेकोक के डेटा से ये जानकारी मिली है। ये दोनों सब वेरिएंट JN1 वेरिएंट से ही आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी इनकी निगरानी कर रहा है। इन्हें वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में डाला गया। इसका मतलब ऐसे वेरिएंट जिनके म्यूटेशन यानी बदलाव से वायरस के बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक इन्हें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कैटेगरी में नहीं डाला गया है, यानी चिंताजनक बदलाव। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती स्टडीज़ में कुछ ज़रूरी जानकारियां सामने आई। मसलन ये सब वेरिएंट तेज़ी से फैल सकते हैं, पहले के मुकाबले इम्यून सिस्टम को तेज़ी से चकमा दे सकते हैं। NB181 में 3 तरह के स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इन म्यूटेशंस ने फैलने की क्षमता बढ़ा दी है। इन जानकारियों के बीच राहत की खबर, वेरिएंट्स गंभीर लक्षण पैदा नहीं कर रहे। न्यूज़ एजेंसी PTI में 25 मई को छपी रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां दी गई। बताया गया कि संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ज़्यादातर मरीज घर पर ठीक हुए हैं। हालांकि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सावधानियां क्या है, समझते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से। कोविड एक ऐसा वायरस है जो हमारे सांस के रास्ते अंदर आता है, यानी वो नाक या मुंह के रास्ते अंदर आता है और मेनली हमारे सांस के रास्ते और फेफड़ों पे असर करता है और वहीं से एंट्री करता है। तो कोविड किसी भी मामूली वायरस की तरह सांस की दिक्कत जो है बढ़ा सकता है, सांस की बीमारियों को वर्सन कर सकता है। और उसके अलावा जो लोग जिनको पहले से कोई लंबी बीमारी, किसी को कैंसर की बीमारी या हार्ट की बीमारी है, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, या फिर बच्चे या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें वो ज्यादा असर कर सकता है। तो ऐसे लोग अपने बचाव के लिए हमेशा मास्क पहने अगर वो भीड़ के एरिया में निकले, या अगर व्यक्ति खुद बुखार से या फिर सांस की दिक्कत से पीड़ित है, उनको खांसी हो रही है, नजला हो रहा है या अन्य वायरल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो दूसरों के बचाव के लिए भी मास्क पहने। साथ ही साथ में अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनको टीका नहीं लगा हुआ है या फिर लगे समय हो गया है और बूस्टर डोज का समय आ गया है, तो वो अवश्य उसका उपयोग करें। जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी तब एक शब्द चलन में आया था हर्ड इम्यूनिटी, यानी वायरस से संक्रमित लाखों करोड़ों लोगों के शरीर में पनपी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम ने इस नए वायरस को पहचाना, उसके खिलाफ रक्षा तंत्र मजबूत किया, फिर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई और इस तरह के दुखद दृश्य नहीं आए जैसे पहली और दूसरी लहर के बीच देखे गए। लेकिन इस बीच गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति चिंताएं बनी रही। इन नए सब वेरिएंट्स के बीच भी ये चिंताएं बनी हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एक बार फिर से हेल्थ एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग, एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर लोग जो है इस वायरस से प्रोटेक्टेड है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, तो वायरस का सर्कुलेशन धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। मैक्सिमम लोग जब ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनको हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, वो ज्यादा कंटेजियस नहीं होते हैं, उनमें गंभीर बीमारी नहीं होती है और वायरस ज्यादा नहीं फैलता है। तो हमारे लिए समझना ये इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में काफी ज्यादा वैक्सीनेशन हो रखा है। वैक्सीनेशन से लोग सिवियर इलनेस, गंभीर बीमारी और डेथ से बचते हैं। हल्का फुल्का इन्फेक्शन फिर भी संभव हो सकता है और अगर मैक्सिमम लोगों में वैक्सीनेशन हो रखा है तो हर्ड इम्यूनिटी रहती है पॉपुलेशन में और ये वायरस का ट्रांसमिशन अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर भी जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते हैं, वायरस अलग अलग तरीके से म्यूटेट करके आता है, तो फिर भी वो वायरस लोगों में इन्फेक्शन जरूर करा सकता है, भले वो वैक्सीनेटेड हो, भले पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी हो, पर उस वायरस के लक्षण उतने सिवियर नहीं होते हैं। आवश्यक नहीं है कि इस वायरस से पीड़ित होने पे भी लोगों को
हॉस्पिटल जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े या मृत्यु जैसी भी संभावना बढ़े। तो वैक्सीनेशन की वजह से और पुराने इन्फेक्शंस होने की वजह से पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिसके कारण अभी बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये हमारे लिए नहीं है। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। कुल मिलाकर संयम बरतना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराने से याद आया अगली बड़ी खबर, और वो है बिहार के एक बड़े राजनीतिक परिवार की, जहां सब कुछ ठीक नहीं। बात हो रही राष्ट्रीय जनता दल में चल रही गतिविधियों की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 25 मई को एक बड़ा फैसला लिया। अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल करने का सार्वजनिक ऐलान किया। ये सब तब हुआ जब एक दिन पहले यानी 24 मई को तेज प्रताप का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ। तेज प्रताप ने एक महिला के संग फोटो डाली थी और लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव हूं और तस्वीर में मौजूद महिला अनुष्का यादव हैं। हम एक दूसरे को पिछले 12 साल से प्रेम कर रहे हैं। हम पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। पोस्ट देखते ही देखते वायरल हुआ। राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हुई। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि तेज प्रताप के तलाक का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है ऐश्वर्या राय के साथ। इस बीच तेज प्रताप की तरफ से एक और प्रतिक्रिया आई। बोले कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, फोटो डॉक्टर्ड है, उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। बयानबाजियां जारी रही और तेज प्रताप और उक्त महिला की और भी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। इसके बाद 26 मई को आई लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया। उन्होंने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इन परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इस पोस्ट के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की नए सिरे से बाढ़ आई। बीजेपी और जेडीयू ने जमकर निशाना साधा और तेजस्वी यादव, उन्होंने ये बयान दिया। राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना है। तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए, क्योंकि जनता तो नाखुश है, तो उसको खुश करने के लिए अपने बड़े बेटा को राजनीतिक बलि दे दिया। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच हमने रुक किया अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह का एक लेख, शीर्षक है द क्यूरियस केस ऑफ तेज प्रताप। इसमें तेज प्रताप की अब तक की यात्रा की तस्वीर पेश की गई। और क्या है ये? वो हमेशा से उत्सुकता पैदा करते रहे, स्वीकार कर चुके हैं कि तेजस्वी ही पिता के राजनीतिक वारिस हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर बागी तेवर अपनाए, 3 समर्थकों को स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतारा, बाद में लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और बाद में इस नारे के साथ संतोष कर लिया और अपनी बगावत को खत्म कर लिया कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज प्रताप अपनी दुनिया में रहते हैं, अलग अलग किस्म के फॉलोअर हैं। बंगले में जिसमें रहते हैं वो जेडीयू आरजेडी महागठबंधन सरकार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलॉट किया था। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से जो बेदखल किया है, इसको लेकर कई लोग हैरत में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लालू जी को अचानक ये कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। लेकिन परिवार से जुड़े लोग और जानकार ये बताते हैं, दरअसल लालू जी काफी दिन से तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेने का इंतजार कर रहे थे। उसकी कई वजह थी। एक तो तेज प्रताप यादव पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करते रहे हैं, जिसमें जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे ऐसे नेताओं के नाम आते हैं जो लालू जी के मित्रवत रहे हैं। दूसरी बात की, तेज प्रताप यादव ने एक सार्वजनिक समारोह में राजद के एक बड़े नेता पर हाथ चला दिया था, तो इस चीज को लेकर भी वो खुश नहीं रहते हैं। तीसरी बात यह है कि गाहे बगाहे तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी की योग्यता पर सवाल उठाते रहे हैं और उनको लेकर सहज नहीं है कि क्यों उनको लीडरशिप सौंपा जा रहा है। तो ये जो 3 वजह थी, इसकी वजह से लालू जी चाहते थे कि वो अपने बेटे के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले और उनको
थोड़ा साइडलाइन करें। कुछ लोगों ने कहा कि जब आप उनकी रीलें देखें तो एक सरकारी घर भी देखें, और इस सरकारी घर की खासियत क्या है? जेडीयू आरजेडी महागठबंधन सरकार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बंगला मिला हुआ था। अपने लेख में संतोष एक और बात लिखते हैं कि तेजस्वी ने भले ही सक्सेशन की लड़ाई जीत ली है, लेकिन उन्हें मालूम है कि तेज प्रताप दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में वो नज़र बनाए हुए हैं। इस निगहबानी को ज़रा विस्तार से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आरजेडी और बिहार की राजनीति पर इस पारिवारिक परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। इन्होंने अपना एक बहुत ज्यादा बड़ा कोई क्लाउड नहीं बनाया हुआ है। इसने एक पॉलिटिकल संस्था बनाई थी, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ DSS, वो RSS को टेक करने के लिए। उसमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं था, खास करके युवा वर्ग के कुछ नेताओं को उन्होंने जोड़ा था और उसमें कुछ मोस्टली सोशल मीडिया पर वो लोग एक्टिव रहते थे। तो एक तरह से प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। एक निश्चित रूप से उनके पॉलिटिकल राइवल कहेंगे, दो बातें कहेंगे कि एक तक अपने फ्लॉप को आप एक साथ नहीं रह पाए, दूसरी तरफ जो कि जेडीयू सवाल उठा रही है, ये व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ आपका बेटा कह रहा है कि 12 साल से हम किसी के साथ रिलेशनशिप हैं, अगर 12 साल में रिलेशनशिप में तो 18 में दरोगा राय की पोती से शादी क्यों किया है ऐश्वर्या राय से? तो ये दोनों काउंट पर, पॉलिटिकल काउंट पर, पर्सनल काउंट पर, दोनों तरफ से अटैक होंगे। अब चुनाव भी दूर है। अब मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा लिंगर करके एक कोई इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। एक रीजन वाइज, असेंबली वाइज इम्पैक्ट करेगा। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इस चीज का ज्यादा मैं मानता हूँ। ऐश्वर्या के परिवार का सवाल है। उनके दादा दरोगा प्रसाद राय कांग्रेस से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 6 बार वो सारण जिले के परसा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके पिता खुद राजनीति में सक्रिय रहे, चंद्रिका राय, और चंद्रिका राय भी उसी परसा विधानसभा से 6 बार विधायक रहे। और 2015 में जब सरकार बनी, लालू और नीतीश मिलकर उन दोनों ने सरकार बनाई थी, तो चंद्रिका राय उसमें मंत्री भी रहे। तो दोनों बड़े राजनीतिक परिवार रहे हैं। जो इनपुट्स हम लोग को अलग अलग जगह से मिले, उससे ये जानकारी मिलती है कि उनकी मां, चंद्रिका राय की पत्नी यानी ऐश्वर्या की मां, चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी राजनीतिक परिवार में हो, और एक तो ये कि जिससे शादी हो वो बिहार में बड़ा राजनीति में बड़ी पहलकदमी करे, और मौका मिले तो उनकी बेटी की भी राजनीति में एंट्री हो। तो इस मकसद से इस परिवार में वो चाहती थी शादी हो, और फिर शादी हुई। लेकिन जिस मकसद से दोनों बड़े राजनीतिक परिवार मिले कि इससे दोनों को फायदा होगा और राजनीतिक रूप से दोनों मजबूत होंगे, वो हुआ नहीं। 2018 मई में दोनों की शादी हुई और 2018 के ही नवंबर महीने तक आते आते दोनों के रिश्ते खराब होने लगे और तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अगले ही साल दिसंबर महीने में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी आवास में उनके साथ मारपीट होती है, उनको खाने नहीं दिया जाता है और उनको परेशान किया जाता है, और वो घर से छोड़कर चली आई और फिर वो अपने पिता के साथ रहने लगी। और ये जो तनातनी चली, इस वजह से चंद्रिका राय ने भी राजद छोड़ दिया और जदयू ज्वाइन कर ली, और उसका नतीजा ये भी रहा कि फिर वो अगले विधानसभा चुनाव में परसा से जीत नहीं पाए। राजद ने वहां जीत दर्ज की। जिस चीज को वो मजबूत करना चाहते थे वो हुआ नहीं, और जिस मकसद से ये शादी हुई थी वो मकसद कामयाब नहीं हुई। परिवार राजनीतिक है तो इसमें हुए हर किस्म के बदलाव पर चर्चा भी होगी, पर हम अगली खबर का रुख करते हैं। That's the power of the statue. भारी बारिश के चलते मुंबई और आसपास के जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खबरें हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में बारिश ने 107 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD कुछ आंकड़े दे रहा है। बताया कि मई महीने में मुंबई में अब तक 295 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। साल 1918 की मई में 279.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। IMD ने 26 मई को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके चलते पूरा मुंबई शहर रेंगता नजर आया। जगह जगह ट्रैफिक जैम, दादर, साकीनाका, वर्ली जैसे इलाकों में गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं। लोकल ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त, और इन सब के बीच अधिकारियों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है।
वहां पर जितने भी पंप, अभी पंप का मुद्दा निकला है, और भी 400 क्या ज्यादा भी पंप लगेंगे तो उसका भी इंतजाम है। बीएमसी और सब जितनी यंत्रणा हमारी MMRD है, स्टेट डिजास्टर है, ये पूरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सभी लोग एक एज अ टीम यहाँ पर काम करेंगे। महाराष्ट्र से इतर केरल और तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। प्रशासन ने चेतावनी जारी की। अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों के भीतर भारी बारिश होगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों पे एक साइक्लोन, अपर साइक्लोन सर्कुलेशन करता था लोअर ट्रॉपोस्फेरिक लेवल्स पर। इसके साथ साथ लोअर लेवल्स पर जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, वहां से मॉइस्चर इंकर्जन हुआ। इनके इंटरेक्शन की वजह से कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आज के थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स के जो है वो इंडिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर लेके 50 किलोमीटर तक की जो हवा है वो चल सकती है। बारिश भी हो सकती है, क्लाउडी स्काई भी रह सकता है। इसकी वजह दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस बार ये करीब एक हफ्ता पहले आ गया, पिछले 35 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और इसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्सपर्ट चिंता जता रहे और ये वजह बता रहे। क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में टेम्परेचर राइज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कंडीशंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मानसून सीजन में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हैवी रेनफॉल एपिसोड्स का बढ़ रहा है और लाइट रेनफॉल एक्टिविटी कम हो रहा है। मगर टोटल रेनफॉल की बात करें कंट्री एज ए होल, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया है। सभी वैज्ञानिकों में सहमति है कि हम जिस तरह से मौसम के बदलते ढर्रे देख रहे हैं, जिस तरह से मौसम से जुड़ी मौसम की गड़बड़ियों से जुड़ी हुई आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, उसका लेना देना जलवायु परिवर्तन से है। ये तथ्य की बात है। हमको जलवायु परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग करके नहीं बोलना चाहिए जी। ये क्लाइमेट चेंज है जी। यानी जो संतुलित व्यवस्था है जी। उसमें असंतुलन डालने वाली ऊर्जा हम लोगों ने कोयला और पेट्रोलियम जला जला के हवा में डाल दी है और उसकी वजह से मौसम का ढर्रा बदलेगा। जो हम देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज का असर है। बहस इस बात को लेकर है कि अगर हम इसको थाम सकते हैं तो उसको थामने की कीमत कौन चुकाएगा, और अगर हम इसे नहीं थाम सकते हैं तो इसे झेलने का, इससे होने वाले नुकसानों को कम करने का तरीका क्या होगा और उन तरीकों की कीमत कौन चुकाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जलाए बिना विकास क्या होता है ये अभी तक कोई करके दिखा नहीं पाया है। तो कोई रुकना नहीं चाहता, हर किसी को विकास चाहिए, और फिर जब उसकी कीमत चुकानी होती है तो हर मुल्क चाहता है कि दूसरे चुकाएं। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जो हमें बताती है कि राष्ट्रवाद के नुकसान कितने बड़े बड़े होते हैं। बड़ी खबर यहीं पर खत्म होती है। अब सुर्खियों की बारी। सबसे पहले बात हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जासूसी के आरोप में ज्योति को पुलिस ने 16 मई को घर से गिरफ्तार किया था। 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा, फिर 4 दिन के लिए रिमांड बढ़ी। खत्म होने के बाद आज यानी 26 मई को उन्हें हरियाणा के हिसार कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9 दिन तक चली पूछताछ में जो बातें सामने आई उनका सार इंडिया टुडे की श्रेया चटर्जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया। ज्योति के फोन और लैपटॉप की डिजिटल जांच में पता चला कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बनाए गए प्रचार तंत्र में शामिल थी। उन्हें पैसे मिले थे, सोर्स की जांच चल रही है। 4 PIOs यानी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी और उनकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ। डिजिटल जांच में कोई ग्रुप चैट नहीं मिली, 1-to-1 बातचीत के सबूत मिले। पाकिस्तान में पहली यात्रा के बाद ज्योति को ISI और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से विशेष वीज़ा और सुरक्षा कवर मिला। ISI से VIP सुविधाएं मिली और अपने फायदे के लिए जानबूझकर उसके इशारों पर काम किया। डिजिटल सबूत इतने पक्के हैं कि ज्योति की कई धाराओं में दोषी ठहराया जा सकता है। गिरफ्तारी वक्त पर हुई जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा टल गया। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी लीक की है। ये जानकारी डिजिटल सबूतों की शुरुआती जांच से सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच अभी जारी है और भी नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बात पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने की या जासूसी करने की हो रही है तो एक खबर और बताएं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के एक कर्मचारी को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। CRPF के नियमों के तहत नौकरी से बर्खास्त भी किया गया। पटियाला हाईकोर्ट ने गिरफ्तार कर्मचारी को 6 जून तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मसले पर एक बयान आया NIA का जिसके मुताबिक
गिरफ्तार कर्मचारी का नाम मोतीराम जाट है। वो 2023 से जासूसी में शामिल था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को दे रहा था। हमें मालूम पड़ा कि वो विभिन्न माध्यमों से पैसे प्राप्त कर रहा था। अगली सुर्खी यूपी से, जहां नोएडा के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 साल के कांस्टेबल सौरभ नोएडा के फेज 3 पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 25 मई की रात अपनी टीम के साथ गाजियाबाद गए कादिर नाम के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए। कादिर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ चोरी और डकैती के 16 मामले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त पुलिस की टीम गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची। ये इलाका मसूरी थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस टीम ने कादिर को गिरफ्तार किया। इसके बाद जैसे ही उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाने लगा, करीब दर्जन भर लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ। भीड़ से निपटने के लिए पुलिस वाले बाहर निकले। अचानक से गोलियां चली और एक गोली कांस्टेबल सौरभ के सर में लगी। उन्हें पास के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोलीबारी में 2 और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अपनी सैलरी से सौरभ के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके अलावा कमिश्नरेट के सभी अधिकारी और कर्मचारी 1 दिन की सैलरी के रूप में सहायता राशि देंगे। पर इंतजार हमें इस बात का है कि इस गांव में बलवा करने वालों के साथ क्या न्याय होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए एक अपराध की। यहाँ एक आदिवासी महिला की मौत का मामला सामने आया। इल्जाम की पहले गैंगरेप हुआ। पेट पर लात मारी गई, जिससे प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट लगी और इतना ज़्यादा खून बहा कि महिला की मौत हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक की उम्र 40 और दूसरे की 30। इन आरोपियों के नाम हैं हरि और सुनील। इन पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या और सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया। समय रहते जानकारी मिलती और समय रहते जिला अस्पताल भेजा जाता तो जान बच सकती थी। लगभग सुबह 7 सवा 7 के आसपास पीड़िता को उसके घर वाले घर लेके आ गए। उसके बाद तब पीड़िता ने आकर बताया कि सुनील और हरि नाम के व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती की। घर वालों ने ये मालूम नहीं कि किस कारण से पुलिस को सूचित नहीं किया है, किंतु उसकी मृत्यु लगभग 1.5 से 2 के बीच में हुई है। उसके बाद डायल 100 को सूचित किया। पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने दावा किया कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने सरिया से महिला की बच्चेदानी निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन इस दावे को पुलिस के अलावा पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सीमा सूटे ने खारिज किया। उन्होंने कहा, चोटें आई हैं, लेकिन बच्चेदानी बाहर निकलने वाली बात गलत है। गैंगरेप के दौरान आंत निकल आई थी, लेकिन यूट्रस यानी गर्भाशय को नुकसान नहीं पहुंचा। जेनाइटल ऑर्गन्स है, उसमें इंटेस्टाइन्स बाहर आए थे, जिसको हमने मेजर किया था तो काफ़ी मतलब 176 इंचेस से ज़्यादा बाहर आया हुआ था। हमने एग्जामिनेशन किया तो कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स पे इंजुरीज है, कुछ एब्डोमेन में इंटेस्टाइन भी टेयर है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था और उनके जो रेक्टम या एनएस पे भी कोई इंजुरी नहीं थी। चलते चलते 2 और ज़रूरी खबरें। भारतीय चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की घोषणा की है। कुछ सांसदों का कार्यकाल खत्म होने पर होने वाले चुनाव हैं। असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सांसदों का कार्यकाल जून और जुलाई में पूरा हो रहा है। असम से मिशन रंजन दास और वीरेंद्र प्रसाद वैश्य का कार्यकाल 14 जून को पूरा हो रहा है। तमिलनाडु से अम्बुमणि रामदास, एम षडमुगम, एन चंद्रशेखरन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, पी विल्सन और वाइको का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होगा। इन सीटों पर 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती होगी, अगर वोट करने की ज़रूरत पड़ी। ये क्यों कहा? क्योंकि कई दफ़ा जितनी सीटें होती हैं उतने ही नॉमिनेशन होते हैं और तब वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोटिफिकेशन 2 जून को जारी होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 जून है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। ये उपचुनाव 19 जून को होंगे। दूसरी खबर झारखंड से, जहां के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें मनीष यादव नाम का एक नक्सली मारा गया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। पलामू के डीआईजी YS रमेश ने इस खबर की पुष्टि की। वहीं पुलिस ने एक और नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया है। उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मौके से 2 राइफलें भी बरामद हुई। हम देख रहे हैं कि देश के सुरक्षा बलों को लगातार नक्सली ऑपरेशंस में कामयाबी मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं
कि जल्द ही पूरा देश इस लाल आतंक से मुक्त होगा। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।